बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और प्राइमरीली रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.5 को सॉल्व करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफार्मर या लीनियर टर्म जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ नहीं किया जा रहा है इस ट्रांसफार्मर में, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से नॉन लीनियरिटी पैदा होती है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि ये जो दो कॉइल्स हैं या इंडक्टेंसेस हैं, इनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। तो वो रेजिस्टेंसेस को हम बाहर शो कर दे रहे हैं। R1 इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है और R2 जो है वो L2 के इंटरनल रेजिस्टेंस है। और रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस किसको कहते हैं? कि ये जो इम्पीडेंस है, ये लोड जो है, इसका असर क्या होगा जब हम इसको इनपुट साइड से देखेंगे, या इसको रिफ्लेक्ट करके अगर हम इनपुट साइड पे लेकर आएँ तो इसका असर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जो टाइम डोमेन सर्किट है, इसको हम फेजर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। और आपको पता है कि हम इसको जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी इंडक्टिव टर्म्स हैं उसको। तो जे ओमेगा L1 हो गया, ये जे ओमेगा L2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो जे ओमेगा M हो जाएगा। तो थोड़ा सा गैप यहाँ पे इसलिए दिया है कि हमें पता है कि इनके साथ म्यूचुअल वोल्टेजेस भी इन्वॉल्व हैं, तो उसको भी हमने कैटर फॉर करना है। तो आइए हम देखते हैं कि इस साइड पे म्यूचुअल वोल्टेज क्या होगा। और ये भी आपको याद होगा कि म्यूचुअल वोल्टेज प्राइमरीली इन करंट्स की वजह से है कि जब ये करंट इस कॉइल से फ्लो कर रही है तो इसका असर या मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी वजह से इस कॉइल को भी लिंक करेंगे और वहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। तो वो इस यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसी तरह I2 करंट जब इस कॉइल में से फ्लो करेगी तो इसकी वजह से भी एक इसके प्राइमरी साइड पे एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, म्यूचुअल वोल्टेज। और हमने ये पहले वीडियो में ये डिस्कस किया है कि उस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी। एक दफ़ा हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए, ये करंट I2 जो है, ये इसके डॉटेड टर्मिनल है, तो ये डॉटेड के बजाय ये नॉन डॉटेड टर्मिनल से ये करंट एंटर हो रही है। तो नॉन डॉटेड टर्मिनल से करंट एंटर होने का मतलब ये है कि प्राइमरी साइड पे जो नॉन डॉटेड टर्मिनल है वो उसके साइन जो है वो पॉजिटिव साइन होगा वहाँ पे, और ऊपर वाला साइन नेगेटिव होगा। तो देखते हैं हम इसको। तो ये देखिए, नीचे जो है इसके पॉजिटिव नॉन डॉटेड टर्मिनल के साइड पे, और ऊपर नेगेटिव, और इसका मकदार जो है वो जे ओमेगा M I2, यानी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरे साइड पे क्या होगा कि I1 यहाँ पे जो है वो डॉटेड टर्मिनल से एंटर हो रही है। तो इसका मतलब है कि डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव, यानी ऊपर वाला साइड पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और इसका मकदार जे ओमेगा M और I1। अब आइए हम दोनों मैश के वोल्टेज इक्वेशंस लिखते हैं थ्रू KVL। तो हम एक कोने से चलते हैं, यहाँ से हम चल रहे हैं, तो ये होगा -VS। उसके बाद करंट I1 R1, और I जहाँ पे टच करे वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ये हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था। सो ये पॉजिटिव I1 R1, पॉजिटिव I1 R1, पॉजिटिव I1 जे ओमेगा L1, पॉजिटिव I1 जे ओमेगा L1, और ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है ये, और इसके टर्मिनल जब हम यहाँ से आ रहे हैं तो पहले माइनस है, तो इसलिए हम माइनस लिखेंगे, माइनस जे ओमेगा M I2। सो माइनस जे ओमेगा M I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 11 बनता है। इसी तरह हम मैश 2 पे चलते हैं। मैश 2 हम यहाँ से चल रहे हैं इस कोने से, तो पहले ये वोल्टेज आ गया यहाँ पे, तो इसकी साइन माइनस है, तो हम लिख लेंगे माइनस जे ओमेगा M I1, और उसके बाद ये I2 जे ओमेगा L2, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो इसके लिए हम लिखेंगे पॉजिटिव I2 जे ओमेगा L2, सिमिलरली पॉजिटिव I2 R2, एंड सिमिलरली पॉजिटिव
I2ZL, सो I2R2 पॉजिटिव I2ZL, और इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2 पैरामीटर्स। अब जो ये टर्म है पहले, जो I1 के साइड पे यानी प्राइमरी साइड के जो इम्पीडेंस है उसको हम Z11 नाम दे देते हैं, और जो सेकेंडरी साइड पे इम्पीडेंस है I2 के साथ उसको हम Z22 कह लेते हैं फॉर ईज ऑफ राइटिंग। अच्छा, यहाँ से इसको अब हम Z1 के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा VS Z11I1 Z11I1 माइनस j ओमेगा M I2, और इसी तरह ये 0 इज इक्वल टू माइनस j ओमेगा M I1 और Z22 I2। अब इस इक्वेशन से हम I2 की वैल्यू मालूम करेंगे, तो हम इस टर्म को उधर ले जाएंगे और Z2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा I2 आ गया यहाँ पे। सो I2 इज j ओमेगा M I1 डिवाइडेड बाई Z22। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 13 में। ये 14 लिखा गया, गलत है, ये 13 होना चाहिए। ओके, तो VS Z11 माइनस j ओमेगा M और I2 की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से पुट कर दिया I2। अब जो इनपुट इम्पीडेंस है यहाँ पे, अगर आप देखें इनपुट इम्पीडेंस, तो ये जो भी इम्पीडेंस यहाँ पे है उससे वोल्टेज को अगर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट अगर करेंगे तो ये इनपुट इम्पीडेंस होगा। यानी यहाँ पे जो इम्पीडेंस है उसका नाम हम दे रहे हैं Zin। तो Zin इज VS डिवाइडेड बाई I1। सो Zin इज VS डिवाइडेड बाई I1। VS की ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो ये आ गया, और उसके बाद हम I को कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमारा इक्वेशन होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो ये इक्वेशन आएगा Z11 इज माइनस j ओमेगा M स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z22। और ये जो राइट साइड है इसको रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस कहा जाता है, यानी जो इधर वाला इम्पीडेंस है Z22 उसका असर प्राइमरी साइड पे क्या है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस कहा जाता है। तो आइए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.5 को सॉल्व करते हैं। ये पैरामीटर्स गिवन है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस L1 L2, ओमेगा दिया हुआ है 5000 रेडियंस पर सेकेंड। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले इसको फेजर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। सो L1 L2 और M को हम यहाँ से लिख सकते हैं j ओमेगा L1, और ओमेगा की वैल्यू 5000 पुट करें, L1 की वैल्यू पुट करें, तो ये तीन वैल्यूज़ हमें फेजर फॉर्म में आ जाएंगे। अब इनको हमने यहाँ पे प्लग इन कर दिया, इन तीनों वैल्यूज़ को। अब हमारा ये इक्वेशन है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, और इसके चार पार्ट्स हैं। जब ZL के चार वैल्यूज़ हों, जब 10 ओम हो फिर क्या होगा, ये J20 हो, ये वैल्यू हो, ये वैल्यू हो, तो क्या होगा। तो एक एक पार्ट हम करेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम Z11 और Z22 मालूम कर लेते हैं। तो फॉर ZL इक्वल टू 10 ओम्स, Z11 में कोई तब्दीली नहीं होगी क्योंकि ये R1 और j ओमेगा L1 है, तो इसकी वैल्यूज़ R1 3 है और ओमेगा L1 ये J10 है, तो ये उसी तरह है। सिर्फ Z22 में इसका फ़र्क पड़ेगा क्योंकि Z22 में ZL शामिल है, तो यहाँ भी अब वैल्यू हम लिख लेते हैं, ये 6 J50 यहाँ से, और ZL की वैल्यू 10 ओम्स। तो अब ये Z22 जो है वो 16 प्लस J50 ओम हो गया। अब हम Zin मालूम करेंगे इस फार्मूले से। सो Zin Z11 माइनस ये फार्मूला है, इसमें अब Z1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, j ओमेगा M J20 है यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, और Z22 को हमने यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया था, तो ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आप सिंपल
इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं या इन स्टेप्स कर सकते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर जो है वो माइनस हो गया और 20 स्क्वायर 400 हो गया। इसको पोलर फॉर्म में लिख लें, ये पोलर फॉर्म में आ गया, बाकी चीज़ें वैसे ही रही। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये टर्म आ जाएगा और इसको फिर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ऐड करने में आसानी है। तो ये रेक्टेंगुलर में आ गया। अब इन तमाम को ऐड करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जेड इन। अब बिल्कुल उसी तरह हमने ZL जब J20 है उसके लिए सॉल्व करना है। यहाँ पे भी आप देखें तो Z11 में कोई तब्दीली नहीं है। Z22 में ZL की न्यू वैल्यू हम डाल देंगे J20 और इसको हमने सॉल्व कर लिया। और फिर वही फार्मूला ZIN के जो हम इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक वही है, आप सिर्फ स्टेप्स देखते जाइए। ये चेंज हो गया, इसकी वजह से फिर ये पोलर फॉर्म में आ गया। यहाँ पे फिर आप स्टेप्स पे चलेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड जब ZL 10J20 हो तो फिर भी वही टेक्निक है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगे। Z11 रिमेन्स अनचेंज्ड। Z22 में अब यहाँ पे ये न्यू वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से ये इक्वेशन आ गया और फिर ZIN में वैल्यूज़ आप पुट कर दें और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। और फाइनली जब ZL -J20 है उसमें भी वही, यहाँ नो चेंज। Z22 में ये चेंज हो गया, न्यू वैल्यू फार्मूले में हमने पुट किया और इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया फाइनली। तो उम्मीद है आपको ये रिफ्लेक्टिव इम्पिडेंस के टेक्निक जो है और कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।